नमस्कार, आप देख रहे हैं लाइव इंडिया हर पल। मैं हूं आपके साथ रेखा मिश्रा। लाइव इंडिया हर पल के खास कार्यक्रम चुनावी दंगल में आज बात होगी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नामांकन की और साथ ही सुशील कुमार मोदी की। दरअसल बिहार के पूर्व उप मुख्यमंत्री सुशील कुमार मोदी का जो है वो आज कल देर रात जो है वो निधन हुआ और ऐसे में आज जो है वो उनका पार्थिव शरीर जो है वो जब पटना एयरपोर्ट पहुंचा तो उस वक्त का नज़ारा जो है वो काफ़ी गमगीन नजर आया। तमाम नेता जो है वो नम आंखों से जो है वो श्रद्धांजलि देते नजर आए। पार्थिव शरीर जिस वक्त जो है वो पहुंचा उस वक्त तमाम नेता उन्हें श्रद्धांजलि देते नजर आए। हमारे साथ हमारे सहयोगी संजय जुड़ चुके हैं, सीधे उनका रुख करेंगे। संजय, सुशील कुमार मोदी का पार्थिव शरीर जो है वो जैसे पटना एयरपोर्ट पहुंचा, तमाम नेता उन्हें जो है वो श्रद्धांजलि देने पहुंचे। संजय से जो है वो फिलहाल संपर्क नहीं हो पा रहा है, लेकिन जिस तरीके से तमाम तरह की तस्वीरें सामने आ रही है, आज बिहार ने अपना एक ऐसा नेता खो दिया है जिसके जाने का दुख जो है वो तमाम नेता मना रहे हैं, चाहे वो लालू प्रसाद यादव हो, नीतीश कुमार हो या अन्य नेता क्यों ना हो। सभी जो नए युवा नेता हैं वो भी सुशील कुमार मोदी को नम आंखों से श्रद्धांजलि देते नजर आ रहे हैं और किसी को यकीन नहीं हो रहा है कि इतने वक्त तक बिहार के उप मुख्यमंत्री पद की जिम्मेदारी निभाने वाले सुशील कुमार मोदी आज उनके बीच नहीं है। हालांकि सुशील कुमार मोदी की अगर हम बात करें तो उन्होंने अपने बीमारी की जानकारी जो है वो 6 महीने पहले ही सोशल मीडिया पर दे दी थी और उन्होंने बताया था कि इस बार लोकसभा चुनाव में वो सक्रिय तौर पर जो है वो भाग नहीं लेंगे, चूँकि वो कैंसर की बीमारी से पीड़ित थे। बिहार के पूर्व डिप्टी सीएम अगर हम सुशील कुमार मोदी की बात करें तो उनके निधन की जानकारी जैसे ही सामने आई, पूरे बिहार में शोक की लहर जो है वो देखने को मिली और तमाम नेता जो हैं वो सोशल मीडिया पर ट्वीट करके उन्हें श्रद्धांजलि देते नजर आए। इस वक्त जो तस्वीरें हम दर्शकों को दिखा रहे हैं, सुशील कुमार मोदी का पार्थिव शरीर जब पटना एयरपोर्ट पर पहुंचा उस वक्त उन्हें श्रद्धांजलि देने के लिए तमाम नेताओं की भीड़ वहां नजर आई। बीजेपी हो या जेडीयू हो या कांग्रेस हो, सभी नेता जो हैं वो वहां पहुंचे थे और नम आंखों से सभी ने उन्हें श्रद्धांजलि दी। हमारे सहयोगी संजय हमारे साथ चुनावी दंगल में इस पर चर्चा के लिए जुड़ चुके हैं, उनसे इस पूरे मामले को लेकर चर्चा करेंगे। संजय, चूँकि बिहार ने आज एक ऐसा नेता खो दिया है जिसके जाने का गम जो है वो सत्ता पक्ष हो या विपक्ष हो सभी मना रहे हैं। संजय, बिल्कुल, देखिए रेखा, जिस तरीके से रात में ही ये खबरें जब आई कि सुशील मोदी का निधन हो गया है, मेडिकल बुलेटिन जारी की गई दिल्ली एम्स के तरफ से और इस बात की जानकारी दी गई 3 महीने से वो अस्पताल में एडमिट थे दिल्ली के एम्स में। और जब इस बात की जानकारी जब रात के 11 बजे के आसपास जब इस बात की सूचना मिली तो पूरी तरीके से राजनीतिक महकमे में शोक की लहर दौड़ गई और उसी समय से लोगों का श्रद्धांजलि को लेकर सभी की तरफ से ट्वीट आने लगा, मैसेज आने लगे, फेसबुक, ट्विटर, एक्स हैंडल पर सभी सोशल साइट्सों पे ये जानकारियाँ आने लगी कि सुशील मोदी की निधन हो गई है। उसके बाद से ही लगातार सभी नेताओं के सिलसिला श्रद्धांजलि देने का लगातार जारी है। अब पटना एयरपोर्ट पर वो पहुंच चुका है। उनकी पार्थिव शरीर करीबन 2 बजे के आसपास पटना एयरपोर्ट पर पहुंची, जहां पर तमाम भाजपा के बड़े नेता शामिल हुए, चाहे वो बिहार के डिप्टी सीएम सम्राट चौधरी हों, विजय सिन्हा हो, बीजेपी के तमाम बड़े नेता, वर्तमान के सांसद सारण के राजीव प्रताप रूडी ने भी कांधे दिया है उनके पार्थिव शरीर को। और ऐसे में अब उनका पार्थिव शरीर उनके घर पटना में ही नाला रोड के आसपास उनका मकान है, जहां पर उनकी पार्थिव शरीर आवास है, वहां पर पहुंचा है। और उसके बाद वहां पर परिवार के जो विधि विधान हैं अंतिम संस्कार के लिए वो किया जा रहा है। और उसके बाद जो है राजेंद्र नगर में आरएसएस की ऑफिस है, कार्यालय है, जहां पर उनकी पार्थिव शरीर जाएगी, क्योंकि आरएसएस के भी वो नेता थे और ऐसे में उनकी पार्थिव शरीर वहां जाएगा। और उसके बाद विधानसभा और विधानसभा से सीधा दोनों सदनों में, विधानसभा के विधान परिषद और विधानसभा दोनों में पार्थिव शरीर रखी जाएगी और सभी जो बड़े नेता हैं उनको श्रद्धांजलि देने का काम करेंगे। सभी नेता पहुंचेंगे, चाहे वो सत्ता पक्ष के हों, विपक्ष के हो, सभी नेताओं का आने का सिलसिला लगातार जारी है। इस वक्त बीजेपी में भी तैयारी ज़ोरों पर चल रही है उनकी पार्थिव शरीर लाने के लिए। पूरी तरीके से पार्टी दफ्तर को
सैनिटाइज किया गया है और वहाँ पर भी उनकी पार्थिव शरीर रखी जाएगी। जो छोटे बड़े कार्यकर्ता हैं, नेता हैं, सभी उनको श्रद्धांजलि देने का काम करेंगे। तो एक बिहार की राजनीति में बड़ी क्षति हुई है और शोक की लहर दौड़ गई है। लालू प्रसाद यादव ने भी उसको लेकर ट्वीट किया है, तेजस्वी यादव ने भी श्रद्धांजलि दी है, शोक व्यक्त किया है। सभी नेताओं ने शोक व्यक्त करते हुए अपनी अपनी बातों को लिखा है और सुशील मोदी के बारे में जिक्र किया है जो राजनीति में हमेशा सक्रिय रहते थे, चाहे वो सत्ता पक्ष के लोग हो या विपक्ष के लोग हो। कई बार वो बिहार के डिप्टी सीएम के तौर पर रहे हैं। इस बार भी जो एनडीए की सरकार बिहार में बनी तो नीतीश कुमार चाहते थे कि सुशील मोदी जो है वो डिप्टी सीएम बने, लेकिन आला कमान का इस बात का आदेश नहीं मिला, जिसके बाद सम्राट चौधरी और विजय सिन्हा को डिप्टी सीएम बनाया गया। बिहार में जब 2 डिप्टी सीएम बने थे तो तारकिशोर प्रसाद बने थे और रेणु देवी बनी थी पिछले बार जब एनडीए की सरकार आई थी। उसके बाद फिर उसके पहले जो है नीतीश कुमार के साथ सुशील मोदी कई बार जो है डिप्टी सीएम के तौर पर रहे, वित्त मंत्री के तौर पर रहे, तो उन्हें बहुत अनुभव रहा है राजनीति का। और 1971 से वो छात्र आंदोलन से ही राजनीति कर रहे हैं और उसके बाद जो है 1952 में उनका जन्म हुआ था। तो ऐसे में कहीं ना कहीं इस राजनीति में उन्हें बड़ी क्षति लगी है। उनको उनके परिवार में शोक की लहर दौड़ गई है और नीतीश कुमार ने अपने एक्स हैंडल पर भी पोस्ट करके और प्रेस विज्ञप्ति जारी करके जो है उन्होंने शोक संवेदना व्यक्त की है। नीतीश कुमार इस बात को सुनकर सदमे में आ गए हैं, वो भी बहुत दुखी हैं क्योंकि उनके बेहद करीबी वाले नेता हैं और उनके खासम में से खास एक मित्र कहे जाते थे सुशील मोदी, जो आज उन्होंने अपने मित्र को खो दिया है। तो इस बात का दुख जो है नीतीश कुमार को भी है। नीतीश कुमार बेहद ही परेशान है इस बात को लेकर कि आखिर हमारे दोस्त इतने कम समय में क्यों छोड़कर हमें चले गए। तो ये सभी के दिल और जहन में इस बात को लेकर है कि आखिर हमने बिहार के लिए इतना बड़ा नेता खो दिया। अब याद होगा कि कई घोटालों का जो है उन्होंने खुलासा किया था लालू परिवार का, चाहे वो मिट्टी घोटाला हो, कई ऐसे घोटाले हैं जिसका जिक्र उन्होंने किया था, प्रेस कॉन्फ्रेंस कर खुलासा किया था। ये पुरानी बातें जो है सभी याद कर रहे हैं लेकिन विपक्ष जो है इस समय उनके भी आंखें नम हैं। लालू प्रसाद यादव के भी साथ उन्होंने काम किया है सुशील मोदी ने। तो लालू प्रसाद यादव हमेशा सुशील मोदी की जिक्र करते थे कि वो हमारे पीए के तौर पर जाने जाते थे। तो उस वक्त का भी दौर था जब वो राजनीति में सक्रिय हुए थे, जब पहली बार उन्होंने कदम रखा था राजनीति में छात्र आंदोलन से। उसके बाद से ही सुशील मोदी लगातार कई बार सदन से, बड़े सदनों से और छोटे सदनों से बनकर आए। सदन वो राज्यसभा भी गए और लोकसभा भी में सांसद रहें और उसके बाद विधानसभा में रहें, विधान परिषद में रहें, यानी चारों सदनों में उनकी अहम भूमिका रही है रेखा। और उस अहम भूमिका में वो देश के बड़े नेताओं के साथ भी काम उन्होंने किया है। तो बिहार के भी कई बड़े नेताओं के साथ उन्हें काम करने का, उनके साथ लोगों को सौभाग्य मिला है काम करने का। तो एक बड़े सक्रिय नेता हुए करते थे और हर मुद्दों को लेकर जो है विपक्ष और सत्ता पक्ष जो है आमने सामने हुआ करते थे। तब सुशील मोदी सदन से जवाब देने में भी पीछे नहीं हटते थे। और बिहार में जब वो वित्त मंत्री के तौर पर थे तो एक अच्छे तौर पर उन्होंने बजट को भी पेश किया है। तो एक बहुत ही अच्छा नेता जो है बिहार ने खोया है। इस बात की सभी को दुख है और दुख की घड़ी में सभी लोग एक साथ खड़े हैं। अब कुछ ही देर बाद जो है वो बीजेपी दफ्तर उनकी पार्थिव शरीर लाई जाएगी, जहां पर सभी बड़े नेता और छोटे नेता जो कार्यकर्ता हैं बीजेपी के, एक आरएसएस के जो नेता हैं वो भी इसमें शामिल होंगे और उन्हें श्रद्धांजलि देने का, के नेता हो जिस तरीके से श्रद्धांजलि दे रहे हैं और इसे व्यक्तिगत क्षति बता रहे हैं। ये बता रहा है कि लोग जो है वो मायूस है। सुशील कुमार मोदी की खास बात यही रही है संजय कि 4 सदनों के वो चुनिंदा नेता थे, 4 सदनों के सदस्य थे और चुनिंदा नेताओं में से एक थे सुशील कुमार मोदी। बस वो मुख्यमंत्री और केंद्र में मंत्री नहीं बन पाए, लेकिन जिस तरीके से चारों सदनों में वो सदस्य रहे, ये एक बड़ी उपलब्धि उनके नाम रही है संजय।
संजय, अगर आपको मेरी आवाज़ आ रही है संजय, तो मेरा सवाल ये है कि सुशील कुमार मोदी एक ऐसे नेता थे जो 4 सदनों के सदस्य थे और इसमें चुनिंदा नेताओं में से एक थे सुशील कुमार मोदी। बस मंत्री और मुख्यमंत्री और केंद्र में मंत्री बन पाने से ये चूके थे, लेकिन 4 सदन के सदस्य ये रहे हैं। कैसे देखते हैं आप इसे? बिल्कुल, मैंने पहले भी कहा रेखा कि ये 4 सदनों में उन्होंने काम किया है और जनता के लिए उन्होंने काम किया है। तो चारों सदनों में इनकी बहुत अहम भूमिका रही है और काफ़ी राजनीति के अनुभव माहिर खिलाड़ी माने जाते थे। बिहार के लिए वो ख़ास तौर पर एक तरह से चाणक्य भी हो सकते हैं राजनीति में। अगर जब भी गठबंधन टूटा है या सरकारें बनी हैं तो सुशील मोदी की बहुत अहम भूमिका रही है बिहार में। अगर जब भी नीतीश कुमार महागठबंधन के साथ गए हों, एनडीए के साथ लाने में सुशील मोदी की बहुत अहम भूमिका रही है और बिहार के विकास में भी उनकी एक अहम भूमिका रही है। वित्त मंत्री के तौर पर वो जाने जाते थे, तो वित्त मंत्री में जब उन्होंने बजट भी पेश किया है बिहार के विधानसभा में और विधान परिषद में, तो एक अहम रोल से और बहुत ही अच्छा और सटीक बजट कई बार वो लाए हैं जो बिहार के हित के लिए रहा है। चाहे आज आप सड़कें अच्छी देख रही होंगी या बिजलियाँ 24 घंटे बिहार में मिल रहा है, कई ऐसे उन्होंने जो काम किए हैं, इसका एक अहम रोल उनका भी रहा है इस बिहार में। और वो जब भी नीतीश कुमार के साथ काम किए हैं तो बिहार के हित के लिए उन्होंने सोचा है। तो सुशील मोदी की एक अहम भूमिका रही है बिहार के विकास में। तो लोग उन्हें भी याद कर रहे हैं और उस पल को याद कर कर उनकी भी आंखें जो है वो नम हो जा रही है। चारों सदनों की एक अच्छी भूमिका उनकी रही है और अच्छे नेता के तौर पर वो जाने जाते हैं। विवादित या उन पर कोई ऐसे आपराधिक मामले या इस तरह के कोई ऐसे मामले उन पर नहीं हैं जो उनकी छवि को ख़राब कर सकता है। तो ये एक अच्छे तौर पर नेता के तौर पर जाने जाते हैं और बहुत ही सरल और स्वभाव उनका जो है बहुत ही नर्म था, उनकी मिठास थी उनकी बोलियों में। और जब भी वो हमले भी करते थे तो उनके जो है विपक्ष भी बहुत सराहना करते थे कि सुशील मोदी ने अगर ये सवाल उठाया है तो कई बार लालू प्रसाद यादव कड़क होकर जवाब तो ज़रूर देते थे, लेकिन आज वही लालू प्रसाद यादव की आंखें भी नम्न हैं। चाहे वो तेजस्वी यादव हो, वो उन्होंने कहा कि हमारे गार्जियन हैं, गार्जियन के तौर पर हम उन्हें देखते हैं, हमारे पिता तुल्य हैं। तो एक तेजस्वी ने भी उन्हें तो इस मौके पर श्रद्धांजलि दी है। तो सभी बड़े नेता हो या छोटे नेता हो, विपक्ष हो या सत्ता पक्ष के लोग हों, सभी की आंखें नम्न हैं कि आखिर अचानक ऐसा क्या हुआ। आपको याद होगा कि रोहिणी आचार्य ने भी उनके कैंसर की बातें जब सुनी, चाहे वो मीशा भारती हो, सभी ने उनको ट्वीट कर इस मौके पर कहा था कि वो जल्द से जल्द स्वस्थ हो जाएं। ईश्वर से हम कामना करते हैं कि वो ठीक हो जाएं। तो लालू परिवार भी चाहता था कि सुशील मोदी अच्छे तरीके से ठीक होकर राजनीति में सक्रिय हो जाएं। इस वक्त अगर लोकसभा का चुनाव है और कल ही चौथे चरण का मतदान ख़त्म हुआ है रेखा, तो इस मौके पर जो है उनका जाना कहीं ना कहीं राजनीति के लिए बहुत ही नुकसान है और बहुत ही इसके वजह से जो है लोकसभा चुनाव में भी थोड़े बहुत असर पड़ सकते हैं। तो एक बड़ी भूमिका उनकी रही है राजनीति में आज तक। 2019 का चुनाव देख ले, 2014 का चुनाव देख ले या चूंकि यहाँ हमारा एक सवाल संजय ये रहेगा, चूंकि आपने बिहार में इनकी राजनीतिक भूमिका का आपने जिक्र किया, सवाल हमारा यही है संजय कि नीतीश कुमार और सुशील कुमार मोदी की जो जोड़ी है, बिहार में इन्होंने बेहतरीन काम किया और जब ये जोड़ी टूटी थी उस वक्त तारकिशोर प्रसाद और रेणु देवी जो है वो उप मुख्यमंत्री बनाए गए थे और उसके बाद जब भी ये जोड़ी टूटी है, दो उप मुख्यमंत्री भाजपा ने दिए हैं। लेकिन आज भी लोग नीतीश कुमार और सुशील कुमार मोदी की उस जोड़ी को याद करते हैं जिसने बेमिसाल तौर पर बिहार में विकास की गंगा बहाई। और क्या संजय यही वजह है कि नीतीश कुमार आज इतने मायूस हैं, उनकी तबीयत खराब है, आज की सारी जनसभाएं कार्यक्रम उन्होंने रद्द कर दिया। नरेंद्र मोदी के नामांकन में तमाम नेता पहुंचे लेकिन नीतीश कुमार नहीं पहुंचे चूंकि उनकी तबीयत भी नासाज रही। तो क्या एक ये वजह भी हम माने कि सुशील कुमार मोदी के निधन से वो आहत है, टूटे हैं, चूंकि उनकी जोड़ी का जो है वो आज एक तरीके से हम देखें तो अंत हुआ है?
हाँ बिल्कुल रेखा, आपने बहुत अच्छा सवाल किया है, क्योंकि सुशील मोदी के जाने से नीतीश कुमार काफ़ी मर्माहत हैं, काफ़ी दुखित हैं और वो सदमे में हैं, क्योंकि उन्होंने एक अच्छा दोस्त खोया है, उन्होंने एक अच्छे साथी खोया है। वो चाहते, आज तक उनकी एक जोड़ी की मिसाल कायम है बिहार में राजनीति के लिए, और कह सकते हैं कि विकास की जो गंगा की बात आपने कही है, तो सच में उन्होंने विकास की अहम रोल रहा है उनके बिहार के विकास के कामों में। तो हमने पहले भी सवालों का जवाब इसी तरीके से दिया है, अभी थोड़ी देर पहले भी हमने कहा कि बिहार की अहम भूमिका उनकी रही है विकास में, चाहे वो किसी भी चीज़ों को देख ले, सड़क हो, बिजली हो, पानी हो, कई योजनाएं जो सरकार ने लाए हैं उसमें सुशील मोदी की अहम रोल रही है। नीतीश कुमार की अच्छी जोड़ी के तौर पर नीतीश कुमार और सुशील मोदी की जो जोड़ी हुआ करता था वो मिसाल कायम है, और दोनों के बीच अच्छी तालमेल रहती थी कामकाज को लेकर। तो दोनों के बीच जो है कामकाज को लेकर अच्छी तालमेल रही है, जिसके वजह से सुशील मोदी का चर्चा आज भी हो रहा है और कल भी हुआ करता था। नीतीश कुमार इस बार भी जब एनडीए की सरकार बनी तब सुशील मोदी को ही वो डिप्टी सीएम के तौर पर देखना चाहते थे, लेकिन आला कमान जो बीजेपी के हैं उनसे ये आदेश नहीं हुआ। तब जाकर सम्राट चौधरी और विजय सिन्हा को बिहार के डिप्टी सीएम का कमान उनके हाथों में दिया गया। तो काफ़ी देर तक ये चर्चा मीडिया में भी चलती रही कि सुशील मोदी फिर से डिप्टी सीएम बन रहे हैं, उन्हें ही डिप्टी सीएम बनाया जा रहा है, रेणु देवी को बनाया जा रहा है। ये चर्चाएं खूब हुई, काफ़ी दिनों तक चलती रही। जब सरकार टूटने वाला था उससे पहले ये अनुमान लगाए जा रहे थे कि डिप्टी सीएम के तौर पर सुशील मोदी को ही बनाया जाएगा, लेकिन अचानक जो है वो लिस्ट आता है केंद्रीय नेतृत्व से भाजपा के, और उसके बाद सब कुछ खेल बदल जाता है। तो नीतीश कुमार इसको लेकर मर्माहत भी हुए और अपने दोस्त सुशील मोदी से बात किया। उसके कुछ ही दिन के बाद इस बात की जानकारी जब सुशील मोदी को हुई अपनी बीमारी के बारे में, तो उन्होंने अपने एक्स हैंडल पर जाकर ये पोस्ट कर जानकारियाँ दी कि हमारा सेहत अच्छा नहीं है, स्वास्थ्य अच्छे नहीं हैं और हम कैंसर पीड़ित हैं। तो ऐसे में सभी नेताओं ने उनको उस वक्त ही शुभकामनाएं दी थी कि वो जल्द से जल्द ठीक हो जाए, स्वस्थ हो जाए। ईश्वर से कामनाएं की थी कि वो जल्द से जल्द ठीक होकर हमारे बीच आए, राजनीति में फिर से सक्रिय हों। तो ऐसे में कहीं ना कहीं ये जोड़ी आज तक ये अमर हो गया है, क्योंकि अगर सुशील मोदी को देखा जाए तो वो मरने के बाद भी वो अमर हो चुके हैं। उनके नाम जो है बिहार के उन पन्नों में लिखा गया है कि जो जिक्र हमेशा करते रहेंगे, क्योंकि सुशील मोदी के जाने के बाद सबसे ज़्यादा अगर कोई कमज़ोर हुआ है तो वो है नीतीश कुमार। आज उन्होंने सारा कार्यक्रम जो है चुनावी सभाएं को रद्द किया है, क्योंकि उनके कई लोकसभा संसदीय क्षेत्र में आज चुनावी सभाएं थी, रैलियां थी, लेकिन उसके वजह से नीतीश कुमार भी काफ़ी मर्माहत हुए हैं। और आज उनका जब पार्थिव शरीर पटना पहुंचा है तो भी नीतीश कुमार जो है वो पार्थिव शरीर के पास जाएंगे, मिलेंगे, उनके परिवार को श्रद्धांजलि उनके पार्थिव शरीर को श्रद्धांजलि देंगे। तो ऐसे में नीतीश कुमार का भी हो सकता है कि वो निकल सकते हैं बाहर और सुशील मोदी से अंतिम दर्शन कर सकते हैं। अभी थोड़ी देर बाद वो बीजेपी उनके पार्थिव शरीर को लाया जाएगा। पहले विधानसभा और विधान परिषद में उनके दोनों सदनों में श्रद्धांजलि दी जाएगी और उसके बाद जो है फिर बीजेपी दफ्तर लाया जाएगा और उनकी अंतिम संस्कार जो है वो पटना के दीघा घाट में होगी, जहां पर 5 तत्वों में विलीन हो जाएंगे और अग्नि मोक्ष की प्राप्ति होगी उनको। और ऐसे में कहीं ना कहीं उस क्षण को लोग याद कर रहे हैं जो आज तक सुशील मोदी ने इस बात का जिक्र किया था और अंतिम बार वो सभी नेताओं से वो जाकर मिले थे और उनसे भी लोग जाकर उनके घर पर भी मिले थे। याद होगा तेज प्रताप यादव भी उनके आवास पर गए थे मिलने के लिए सुशील मोदी से, और सुशील मोदी से उन्होंने मुलाकात भी की थी तेज प्रताप यादव जो लालू यादव के बड़े बेटे हैं। जी बिल्कुल रेखा, बिहार की राजनीति में देखा गया है कि नीतीश और सुशील कुमार की जोड़ी को लोग आज भी याद करते हैं। बिहार में जब भी सत्ता परिवर्तन की तस्वीरें आती है तो यही कयास लगाए जाते हैं कि एक बार फिर से नीतीश और सुशील कुमार मोदी की जोड़ी जो है वो देखने को मिलेगी। भले वो जोड़ी देखने को दोबारा ना मिले, लेकिन उसकी चर्चा जो है वो जोरों से होती है, चाहे वो राजनीति जगत में हो या फिर लोग अपनी जुबान से क्यों ना करें। तो बिहार के लिए ये क्षति जो है उसकी भरपाई करना बेहद ही मुश्किल है और ऐसा लग रहा है कि बिहार में इस वक्त शोक की लहर जो है वो बड़े पैमाने पर है।
संजय, आप इस खबर पर नज़र बनाए रखिएगा, आगे भी इस खबर से जुड़ी तमाम अपडेट और जानकारियां हम आपसे लेते रहेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद हमारे साथ चुनावी दंगल में जुड़ने के लिए और अपनी बातों को रखने के लिए। तो पंचतत्व में आज शाम जो है वो सुशील कुमार मोदी जो है वो विलीन हो जाएंगे और जिस तरीके से तमाम नेता उन्हें श्रद्धांजलि दे रहे हैं, लाइव इंडिया हर पल परिवार भी सुशील कुमार मोदी को जो है वो श्रद्धांजलि अर्पित करेगा और साथ ही उनके परिवार को भी जो है वो यही तमाम नेता श्रद्धांजलि देते हुए ढाढ़स बताने की भी कोशिश जो है वो कर रहे हैं। बढ़ेंगे आगे और बात करेंगे हम प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की। चूंकि चुनावी दंगल में आज हमारी चर्चा जो है वो नरेंद्र मोदी के नामांकन को लेकर के भी होगी और इस पर चर्चा के लिए हमारे अलग अलग जगहों से तमाम सहयोगी जुड़े हुए हैं। सत्येंद्र जुड़े हुए हैं लखनऊ से, वहीं अगर हम बात करें कुणाल की दुमका से जुड़े हुए हैं, बोकारो से हमारे साथ इकबाल भी जुड़े हुए हैं और साथ ही श्याम सुंदर सिवान से जुड़े हुए हैं। एक एक करके सभी के पास जाएंगे। सबसे पहले हम श्याम सुंदर के पास जाएंगे जो कि सिवान से हैं। श्याम सुंदर जी, आपसे यही जानने की कोशिश करेंगे कि नरेंद्र मोदी ने आज नामांकन कर दिया है और किस तरीके से आप देखते हैं पीएम मोदी के नामांकन को? सरकार के नामांकन के पहले रोड शो नरेंद्र मोदी का हुई थी, जिस समय काफी भीड़ें हुई थी। वो एक दृश्य जो है बहुत ही अपने आप में बृहद था। और आज जो नामांकन है तो वहाँ मोदीमय हुआ। मोदी जी नामांकन के पहले गंगा स्नान करके और बाबा विश्वनाथ मंदिर में गए और वहाँ पर पूजा अर्चना करने के बाद नामांकन के लिए अपने गंतव्य पर गए। तो वहीं उनके साथ जोगी जी का जो जोड़ी है वो एक राम लक्ष्मण की जोड़ी है। और वहाँ जो लड़ाई है तो हमें लग रहा है कि अभी एक तरफा लड़ाई चल रहा है। और वहाँ की जनता जो है, सारे लोग कहते हैं कि मोदी बनारसी में है तो सब चीज मुमकिन है। जी चलिए ठीक है, श्याम सुंदर हमारे साथ बने रहिए। हमारे साथ हमारे सहयोगी कुणाल भी जुड़े हुए हैं, इकबाल भी जुड़े हुए हैं। पहले इकबाल के पास जाएंगे। इकबाल, बताइए लोकसभा चुनाव को लेकर के अगर क्षेत्र में देखें तो क्षेत्र में किस तरीके का माहौल और उत्साह है? मौका नहीं देते, मौका नहीं। इकबाल से जो है वो संपर्क नहीं हो पा। नरेंद्र मोदी ने आज आम जनता का प्रोग्राम से पहले उन्होंने गंगा की पूजा अर्चना की, आरती की और साथ ही जो है वो कई अन्य मंदिरों का भी उन्होंने मुआयना किया। क्या कुछ कहिएगा कुणाल? बिल्कुल, जिस प्रकार से भाजपा का एक जो है संस्कार होता है, जो परंपरा रहता है, उस परंपरा को जो करते हुए उन्होंने पहले गंगा स्नान किया, उसके बाद फिर जो है देवी देवताओं का पूजा अर्चना, मंदिरों में पूजा अर्चना किया, उसके बाद नॉमिनेशन में उन्होंने पहुंचा। जिस प्रकार से हम लोग शुभ कार्य करते हैं किसी कार्य को लेकर, तो हम लोग पहला स्नान करते हैं, उसके बाद जो है भगवान की पूजा अर्चना करते हैं, मंदिरों में पूजा अर्चना करते हैं, उसके बाद वह काम काज करते हैं। ठीक उसी प्रकार जो है देश के पीएम नॉमिनेशन से पहले उन्होंने पहले गंगा में स्नान किया और स्नान करने के बाद पूजा अर्चना की, उसके बाद नॉमिनेशन किया। इसके साथ ही जो है शंखनाद की शुरुआत हो गई। आज नॉमिनेशन होगा, नॉमिनेशन के बाद जो है पीएम रोड शो करेंगे, कई ऐसे कार्यक्रम करेंगे। झारखंड में भी कई ऐसे कार्यक्रम होने हैं जिससे एनडीए के प्रत्याशी के पक्ष में पीएम जो है रोड शो करेंगे, सभा करेंगे, उनके लिए जो है वोट मांगेंगे। इसके साथ ही अपने क्षेत्र में जो विकास कार्य किए हैं उसकी जो है व्याख्या करते हुए लोगों के बीच पहुंचेंगे और अपने लिए भी वोट मांगेंगे। तो कहीं ना कहीं माना जा सकता है कि आज से शंखनाद शुरू हो गया है। ऐसे में एनडीए की जो है आज से शुरुआत हो गई है और देश के पीएम आज नॉमिनेशन किया है और आज से ही जो है नॉमिनेशन से पहले अपने देवी देवताओं को पूजा अर्चना किया, जो कि भाजपा का संस्कार होता है। जी रेखा। बिल्कुल कुणाल, जो कि भाजपा का संस्कार है। हमारे साथ इस वक्त सत्येंद्र भी जुड़े हुए हैं। सत्येंद्र, कैसे देखते हैं पीएम मोदी के नामांकन को आप? देखिए रेखा, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का अपना एक प्रोटोकॉल है और उसी प्रोटोकॉल के तहत कल यानी कि वाराणसी में नामांकन के एक दिन पहले बड़ा रोड शो देखा गया और ये रोड शो हुई। बड़े बड़े लोग इसमें, बड़े कई समाज के लोग इस रोड शो में शामिल हुए। 5 घंटे उनका जगह जगह स्वागत बंदन हुआ और लोगों ने खूब पुष्प वर्षा की। साथ ही साथ भगवान राम के नारों के साथ में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के पक्ष में तमाम नारेबाजी की। इसी के साथ उन्होंने आज नामांकन किया है। इस दौरान उनके 4 प्रस्तावक थे और योगी आदित्यनाथ भी उनके साथ नामांकन के दौरान थे।
तो ऐसे में ये तस्वीर बहुत बड़ी इसलिए है क्योंकि यहाँ पर 4 लोगों को जो चुना गया, प्रस्तावक बनाया गया, वो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने खुद चुना था। उसमें ब्राह्मण चेहरा भी था, उसमें ओबीसी का भी चेहरा था और दलित का भी चेहरा था। वैसे तो पैनल से 24 लोगों की लिस्ट प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी तक पहुंची थी कि इनमें से प्रस्तावक बनाइए। पैनल ने सभी 24 लोगों की लिस्ट वहां तक भेज दी, लेकिन प्रधानमंत्री ने सिर्फ 4 लोगों को हर एक जाति वर्ग के हिसाब से आपने यहाँ पर 4 लोगों को प्रस्तावक बनाया। ये भी बड़ा संदेश दिया है। बताया जा रहा है कि वहां रोड शो में लाखों की संख्या में लोग उनके कार्यक्रम में जुटे। उसके बाद आज उन्होंने जब नामांकन किया और नामांकन के बाद प्रबुद्ध सम्मेलन में शामिल हुए लोगों को अपना उद्बोधन सुनाया, तो यहाँ लोगों से पहले तो उन्होंने कहा कि मैं कुछ कहना चाह रहा हूं और कुछ देर उन्होंने अपनी वाणी को विराम दिया और बोले मैं थैंक यू करना चाहता हूं सबका। फिर तमाम कार्यकर्ताओं से बताया कि जैसे पिछले चुनावों में मेरी जीत होती रही है हर एक बूथ से, ऐसे ही मैं चाहता हूं कि इस बार 375 वोट हर एक बूथ पर पहले की अपेक्षा ज्यादा हों, जिससे कि जीत में आसान हो और 400 पार का जो आंकड़ा है वो पूरा हो सके। बड़े जोश और उत्साह के साथ तमाम कार्यकर्ता और वहां तमाम जो बड़े नेता लोग पहुंचे और एनडीए के समर्थन में जो तमाम जो घटक दल हैं वहां वो जिम्मेदार लोग भी पहुंचे। ऐसे में कई राज्यों के पूर्व मुख्यमंत्री और मुख्यमंत्री भी पहुंचे। इनका जब नामांकन हो रहा था तो सब कलेक्टर पहुंचे, गृह मंत्री भी पहुंचे वहां पर और रक्षा मंत्री भी पहुंचे, तमाम बड़े बड़े मंत्री पहुंचे। ऐसे में ये तस्वीरें थी कि उनका कितना बड़ा जन सैलाब उनके साथ था। ये पूरा प्रचार प्रसार भी रहा एक तरीके से और उनका नामांकन भी रहा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने तीसरी बार यहाँ से नामांकन किया है और अब फिर से जो है हैट्रिक चांस लगाने के लिए पूरे दमखम के साथ यहाँ पर जुटे हुए। मैं लखनऊ में मौजूद हूँ और लोगों से भी मैं इस बात के बारे में जानकारी लूंगा, क्योंकि प्रधानमंत्री भारतीय जनता पार्टी की तरफ से प्रत्याशी हैं वहां, और वहीं दूसरी ओर कांग्रेस और इंडिया गठबंधन के जो संयुक्त प्रत्याशी हैं अजय राय, जो प्रदेश अध्यक्ष कांग्रेस उत्तर प्रदेश है, वो वहां पर उनके खिलाफ हुंकार भर रहे। इनकी टक्कर क्या होगी, कितने मतदाता किसके पक्ष में दिखाई देंगे, ये तो 4 जून को ही पता चल पाएगा। लेकिन बाहरी माहौल के हिसाब से अगर हम बात करें तो यहाँ भाजपा अभी भी बाहरी माहौल में अजय राय से बहुत आगे दिखाई दे रही है। क्या लग रहा है, आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अब वहां से नामांकन कर दिया है बनारस से, क्या तस्वीरें आपको लग रहा है देखने? माननीय नरेंद्र मोदी ने नामांकन किया बनारस से जरूर, लेकिन मुझे बड़ा दुख है कि पाकिस्तान को चूड़ी के बजाय अपने चूड़ी पहन के गए थे। कल हमारे समझ में नहीं आ रहा है, जब ये बनारस में थे तो पाकिस्तान 10 साल तक पाकिस्तान को चूड़ी पहनाने वाली बात आई नहीं थी। ये नई बात आई कहाँ से? नरेंद्र मोदी जी हमारे देश के प्रधानमंत्री हैं, इस पर सोचेंगे? नहीं सोचेंगे। फिर ये जिस ढंग से लोगों को एक अपना वो नया प्रारूप बना रहे हैं, उस प्रारूप में श्री अजय राय भारी हैं। अजय राय भारी कैसे, क्या समीकरण है? देखिए, अजय राय का समीकरण बड़ा अच्छा है, बड़ा लंबा है। क्या सपा ने भी समर्थन किया है, इंडिया गठबंधन के जितने घटक हैं सबने समर्थन किया है। अब नहीं हमको ज्यादा कहना चाहिए, पिछली बार भी माननीय केजरीवाल भी चुनाव लड़े थे, सपा ने भी लड़ा था। दोनों का आंकड़ा उठा करके देखिए नरेंद्र मोदी का क्या आंकड़ा आया। तो यदि उस आंकड़े को देखेंगे तो नरेंद्र मोदी 40 या 50 हजार वोट से चुनाव जीते। हाँ, लेकिन वर्तमान में जो समीकरण वहां का है बहुत बढ़िया है, बड़ा अच्छा है। कम से कम श्री अजय राय जी उनको ऐसा टक्कर देंगे, उनको ऐसा वो एक योजना देंगे कि वो अपने आप समझ जाएंगे कि वाकई में इस बार का चुनाव एक चुनाव है। रही बात भारी भरकम चेहरा लोगों को लेकर के आए थे, जैसे हमने जो सुना है वो देखा है किसी के माध्यम से कि 16 मुख्यमंत्री, 18 केंद्रीय मंत्री, तमाम लोग उनके नामांकन में। तो ये तो उनका एक जमावड़ा था, किसी बहाने सारे लोग वहां इकट्ठे हो जाएं। हम कहते हैं जब 4 प्रस्तावों की आपको जरूरत थी तो इतनी भारी भरकम मंत्रिमंडलों को बुलाने की जरूरत क्या थी? हाँ,
ये केवल एक दिखावटी रूप है इनका। जैसे आज इन्होंने एक नया प्रारूप तैयार किया। सुबह सुबह सो के उठे, गए गंगा जी में नहाए, खूब बढ़िया चंदन लगाए, उसके बाद दर्शन किए, फिर नामांकन करने गए। ये तो अच्छी बात है ना? अच्छी बात है? ये अच्छी बात कहाँ है? पूजा पाठ करना क्या गलत? ऐसा है, पूजा पाठ दिखावटी नहीं होनी चाहिए। तो दिखावटी और वैसे कैसे माने? आज एक सेकंड, आज हम लोग मंदिर में जाते हैं, तमाम लोग पूजा का फोटो बनाते हैं, वीडियो बनाते हैं, क्या है ये? देखिए डिजिटल जमाना है, ऐसे में हर कोई चाहता है कि कैमरे में। मैं इसको नहीं मानता। मैं इसलिए नहीं मानता कि एक पूजा पाठ आप भी करने जाते होंगे तो गए, दर्शन किए, स्नान किए, दर्शन किए और निकल दिए, ठीक है। अब वो दिखावटी वाला, जैसे समुद्र में हमारे देश का प्रधानमंत्री समुद्र में वो ट्यूब भर करके गया, समुद्र में डूबा, और उसके बाद उसके लोग उस पर सेल्फी लिए, उसके लोग उसको सेल्फी लिए और कहे कि ये देखिए मोदी जी कितना बढ़िया कि समुद्र में भी। सत्येंद्र, ये जो आपके साथ व्यक्ति हैं जो इस वक्त सवाल उठा रहे हैं, मैं चाहूंगी कि आप इनसे सवाल करिए कि देश के प्रधानमंत्री हैं जिसे देखने के लिए हर कोई बेताब है, देश के प्रधानमंत्री क्या करते हैं, किस तरीके से पूजा पाठ करते हैं, हर कोई देखना चाहता है, और सनातन धर्म का पुरजोर तरीके से पीएम मोदी जो है वो प्रचार प्रसार करते हैं, और ये भी उसका ही एक माध्यम है। सत्येंद्र, कहना चाह रहा हूं उनसे कि भाई सनातन आदमी है, हिंदू धर्म से जुड़ा है, तो ऐसे में अगर कोई पूजा पाठ कर रहा है तो उसको हम बुरा नहीं कह सकते। और ऐसे में एक आम आदमी में और खास आदमी में फर्क होता है। प्रधानमंत्री का अपना एक प्रोटोकॉल होता है, अपनी इमेज होती है। तो ऐसे में जहां लोग खुद दर्शन करना चाहते हैं ऐसे लोगों के, तो ऐसे में भीड़ तो इकट्ठी हो ही जाती है। कैसे देखते हैं बनारस के चुनाव को, जहाँ एक तरफ प्रधानमंत्री हैं, वहीं दूसरी तरफ अजय राय इंडिया गठबंधन के प्रत्याशी? जावेद जाफरी, प्रदेश सचिव समाजवादी मजदूर सभा। पूरे देश में चुनाव हो रहा है, 7वें राउंड का चुनाव बनारस में होगा। वहां इंडिया गठबंधन की तरफ से अजय राय हैं और एनडीए की तरफ से माननीय प्रधानमंत्री जी हैं। तो उसको देखना क्या है, जनता जिसको चुनेगी वही एमपी होगा। वो तो चुनेगी, समीकरण क्या कह रहे हैं? जनता चुनेगी तो फिर चुनाव ही क्यों होता है? समीकरण तो है कि जयराज चुनाव जीत रहे हैं। कैसे? कैसे? राजनीति का कौन समीकरण है? पूरी राजनीति का जैसे जातीय समीकरण है, मुद्दों का है, विकास नहीं हुए हैं, लोग चाहते हैं। राजनीति में जाति समीकरण नहीं होता, आज से भी जान जाइएगा। तो चुनाव तो सब जाति के हिसाब से होते हैं। जाति के आधार पर चुनाव लड़ने वाले कभी कामयाब नहीं हुए। चुनाव तो जितने हुए हैं, चाहे वो प्रधानी का हो चाहे प्रधानमंत्री का हो, क्यों भैया गलत बात है? एक मिनट, इस पर मैं ये बता रहा हूँ, अब तक के चुनाव को 1952 से लेकर के 2019 तक देश में जितने चुनाव हुए थे सब भावनाओं के आधार पर हुए थे, जात के आधार पर नहीं हुए थे। ये पहला चुनाव 2024 का है जो नीतियों, कार्यक्रमों, चिकित्सा, शिक्षा, सुरक्षा, रोटी और कपड़ा, मकान अब विकास के नाम पर हो रहा है। इसलिए एनडीए सरकार अपने किसी मंच पर जनवादी चीजों की बात नहीं की, धर्म की बात करती है। इसलिए आज उसका सफाया हो रहा है। जनता ने कहा कब तक सुनते रहेंगे, कुछ उसको चाहिए, रोटी कपड़ा मकान चाहिए। 10 साल में सरकारी नौकरियां नहीं लगी निकली, 30 साल का लड़का आज 40 साल क्रॉस करने जा रहा है, उसके भविष्य का फैसला कौन करेगा? तो रेखा, कई मुद्दे हैं ऐसे, स्थानीय मुद्दे भी हैं, वहाँ महंगाई भी है, रोजगार भी है, चिकित्सा सुविधा और शिक्षा भी है। क्या किस तरीके से देखते हैं? देखिए, जातिवाद तो सबसे ज्यादा समाजवादी पार्टी ने ही पैदा किया, और बिहार से लगा के यहाँ तक। और दूसरी बात रह गया है, जब तक जाति जनगणना नहीं होगी तब तक देश को सामाजिक न्याय नहीं मिल सकता है। जिसकी जितनी भागीदारी उतनी हिस्सेदारी। भाजपा कहाँ चाहती है जाति जनगणना? अभी बता दे रहे हैं आपको, भारतीय जनता पार्टी ने और माननीय प्रिया पटेल जी ने पिछड़ा वर्ग आयोग को संवैधानिक दर्जा दिया। इलाहाबाद हाई कोर्ट ने खारिज किया, सुप्रीम कोर्ट ने आशीष पटेल और अनुप्रिया पटेल मोदी सरकार ने बहाल कराया। दूसरी बात हम आपको बता दें, 20% मुसलमानों का हक, 80% हिंदुओं का हक यहाँ और उत्तर बिहार में एक ही जात के लोग खा गए। वो कौन? लालू मुलायम का परिवार। और दूसरी बात रह गया है
केवल मुसलमानों की कमजोरी का फायदा सपा और कांग्रेस के लोग उठाना चाहते। बहन मायावती जी ने 23 मुसलमानों को जो है उत्तर प्रदेश में लड़ाया है। ये नियत से आप आंकड़ा का मूल्यांकन कर लीजिए। और देखिए एक मिनट, और यही में खाली दलाल परेशान है, बाकी मोदी 400 पार 50 पार। दादा किस तरीके से देखते हैं, आप बुजुर्ग हैं और लंबा अनुभव आपके जीवन में रहा होगा, बहुत जगह बार मतदान किया होगा, क्या लग रहा है समीकरण? और मोदी जी ने भी आज नामांकन कर दिया। देखो जैसा ये कह रहे हैं सब, इंडिया वाले कह रहे हैं कि सब कुछ हमारे पक्ष में है, भाजपा वाले कह रहे हैं सब जनता मेरे पक्ष में है। यही बात है। और दोनों की हवाओं को जानता हूँ। ये कहता है जातीय जनगणना करा दें और ये 20% हैं, तो इनके में भी जातियां हैं। सैयद अलग हैं, पठान अलग हैं, घोसी अलग हैं, लोहार अलग है, बहना अलग हैं, हलवाई अलग हैं। इनकी में भी सब जातियों को मैं जानता हूँ। वो भी जातीय जनगणना करा दें, तब देखेंगे ये 20% कैसे हैं, कितने परसेंट रह गए। औरों को जातीय जनगणना अलग अलग कर दो, अपने को एक कर लो। तो किस तरीके से देखते हैं ये चुनाव का माहौल? इस समय जनता एकदम उत्साह डाउन, मौन रूपी। जनता को कई जगह देखे, उत्साह कहीं नहीं। जैसा हर बार चुनाव होता था लखनऊ में जितना उत्साह था, उसके मिसाल भी कुछ नहीं है। मामला ठंडा, एकदम ठंडा है। जनता का मन जो है उतना उत्साहजनक नहीं उबा हुआ है। इसमें इतनी जल्दी था लगाना अपनी अपनी सबको बड़ा कठिन समस्या। मतलब वोटर शांत है। एक मिनट भैया, वोटर शांत न रहत का रोड पर गिर पर है। जैका जहाँ मन है वहाँ वोट देगा। हम मानवता के नाते आपको जो है लचा सकते हैं। अब वो समय नहीं तानाशाही करके कोई लचा सकता है। तो वोटर तो चुप रही करी, वोटर झुझोड़ा थोड़ा पिट्टी। वोटर के यहाँ जहाँ देखे तहाँ बंदा ही नहीं वोटर। और रह गया है ये आज केवल गठबंधन आपने 14 देख लिया, 17 देख लिया, 19 देख लिया, 22 देख लिया। जब अखिलेश जी के साथ पल्लवी जी, जयंत चौधरी जी, स्वामी प्रसाद जी, तो पल्लवी ओवैसी के साथ चली गई। वो अरे का अखिलेश का जिंदगी भर सब गुलाम बने रहे। अखिलेश यादव खुद अपने घर भरे के लड़ावा है, उनको यादव के टिकट नहीं थी। नहीं, यह नियत तेरे मूल्यांकन कर लीजिए आप। ठीक बात है। तो रेखा, यहाँ पर जो है इंडिया गठबंधन के साथ तमाम घटक दल हैं और साथ में साथ एनडीए के साथ भी अपने तमाम दल उनके साथ हैं। तो ऐसे में बनारस की जो लड़ाई है वहाँ प्रधानमंत्री से समझिए लड़ाई है। ये लड़ाई में जो है देखा जाए तो दो लोग यहाँ पर लड़ाई में हैं। एक तरफ अजय राय इंडिया गठबंधन के हैं और एक तरफ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी खुद बीजेपी से हैं। क्योंकि यहाँ का जो समीकरण है, पहले आम आदमी पार्टी ने भी अपना उम्मीदवार खड़ा किया था, सपा ने भी अपना उम्मीदवार खड़ा किया था 19 में, और कांग्रेस ने भी खड़ा किया था। तो ऐसे में आज और कोई भी दल जो है वहाँ पर जो प्रमुख दल है वहाँ का उम्मीदवार नहीं है। फिलहाल कांग्रेस का इंडिया गठबंधन के साथ संयुक्त प्रत्याशी अजय राय हैं और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की टक्कर है। अगर मतदाता शांत है और पुराने समीकरण को अगर जोड़ करके अजय राय के पक्ष में वोटर ने अगर मत दिया है, और तो ऐसे में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की उनसे टक्कर होगी। और अगर मतदाताओं ने तो तमाम जो योजनाओं का अगर लाभ लिया है और उनसे खुश हैं, तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के पक्ष में मतदाता दिखाई देंगे, जिसका रिजल्ट 4 जून को रेखाएगा और उसमें पता चल जाएगा कि कौन कितने पानी में था और कितने मतदाताओं ने उसको चुना। रेखा, चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद सत्येंद्र हमारे साथ जुड़ने के लिए और तमाम जानकारियां देने के लिए। आगे बढ़ेंगे और बात करेंगे सहयोगी सत्येंद्र से, माफ करिएगा कुणाल से, जो कि दुमका से हमारे साथ जुड़े हुए हैं। कुणाल, चूंकि आपसे जानने की कोशिश करेंगे, 4 चरणों का चुनाव जो है वो समाप्त हो चुका है शांतिपूर्ण तरीके से, और अब 5वें चरण का चुनाव 20 मई को है। क्या कुछ कहना चाहिएगा 5वें चरण के चुनाव को लेकर कुणाल? जी बिल्कुल, जिस प्रकार से देश के पीएम ने आज नॉमिनेशन कर दिया और उसके बाद जो है आज से शंखनाद की शुरुआत हो गई है। ऐसे में कई ऐसे ताबड़तोड़ जो है रैलियां झारखंड में होना है, कई ऐसे कार्यक्रम होने हैं जिसमें स्टार प्रचारक को फील्ड में उतारा जाएगा और जो है
झारखंड में भी जो है तस्वीरें देखने को मिलेगी। चूंकि चौथे चरण का चुनाव हो गया, लेकिन झारखंड में पहला चरण था और उसके बाद दूसरा चरण होना है अगर झारखंड की बात कर लें तो कहीं ना कहीं यहाँ पर जो है एनडीए के लिए थोड़ा सा परेशानी हो सकता है, क्योंकि यहाँ पर उनकी सरकार नहीं है। पास के जिले में जो है उनकी सरकार है, वहां पर नीतीश कुमार भाजपा के साथ भले ही वहां पर बनाया, लेकिन झारखंड में यहाँ पर उनकी सरकार नहीं है, तो कहीं ना कहीं यहाँ पर जो है ज्यादा जोर लगाना पड़ेगा। ऐसे में जो तस्वीरें दिख रही है, बात अगर हम गोड्डा की कर लें तो गोड्डा में भी कई ऐसे स्थानीय जो है जनप्रतिनिधि हैं, अपने राज्य सरकार की योजनाओं को लोगों के बीच जो है भजाने का काम करती है। यहाँ भी जो है एनडीए को लगातार जो है कैंपेनिंग करना पड़ रहा है। इसके साथ ही दुमका में भी वैसी तस्वीरें देखने को मिल रही है, राजमहल में भी वैसी तस्वीरें देखने को मिल रही है। तो माना जा सकता है कि अमूमन हर जगह का तस्वीर ऐसा ही है। एनडीए को ताबड़तोड़ यहाँ पर कार्यक्रम करने होंगे, अपनी जोर लगानी होगी, तभी यहाँ पर कुछ ना कुछ जो है अपने पक्ष में ले सकते हैं। 400 पार में जो है बेड़ा पार हो सकता है एनडीए का। तो कहीं ना कहीं पीएम का भी कार्यक्रम है, अमित शाह का भी कार्यक्रम है, कई ऐसे स्टार प्रचारक का कार्यक्रम है जो कि अपनी योजनाओं को, चूंकि केंद्र सरकार की तमाम योजनाएं लोगों को मिल रहा है, जिस प्रकार से जो है रोड शो पीएम का देखने को मिल रहा है और उसमें जो इस प्रकार से लोगों का अभिवादन होता है, जिस प्रकार से जो है पुष्प वर्षा पीएम पर किया जाता है, तो कहीं ना कहीं लोगों का विश्वास जो है केंद्र सरकार में मोदी जी पर है, देश के पीएम पर है। और आपको बता दें कि लोगों के बीच जब पहुंचते हैं तो उनका कहना साफ होता है कि स्थानीय जो मुद्दे होते हैं, स्थानीय जो सरकार चुने जाते हैं, तो जिसको तिसको चुन सकते हैं, लेकिन केंद्र में पीएम जरूरी है, क्योंकि जिस प्रकार से हिंदुओं के हित के लिए काम करती है, जिस प्रकार से जो शरणार्थियों के लिए काम करती है, जिस प्रकार से जो है सेना के लिए काम करती है, तो कहीं ना कहीं जो है लोग जो है पीएम की ओर झुकाव है। और आपको बता दें कि यह जो तस्वीरें दिख रहा है, इससे जो है भरोसा जीतने में जो है पीएम कामयाब हो गया, लेकिन लोगों को जो है स्थानीय जनप्रतिनिधि से थोड़ी नाराजगी होती है। लोगों का कहना होता है कि स्थानीय जो जनप्रतिनिधि यहाँ पर पहुंचते नहीं हैं, तो हमारे कई ऐसे विकास कार्य होते हैं जिससे हम लोग वंचित हो जाते हैं। यहाँ भी कई ऐसे कार्यक्रम हो रहे थे जहां पर लोगों का सवाल था कि जल मीनार तो बना है, लेकिन दूसरे गांव में बना है, यहाँ पर जल संकट ज्यादा है, तो यहाँ पर जल मीनार बनना चाहिए। यानी यह कह सकते हैं कि देश के पीएम तो भले ही जो है केंद्र सरकार में तमाम योजनाएं चलाते हैं, लेकिन स्थानीय जो जनप्रतिनिधि हैं उनको भी बेहतर मॉनिटरिंग करना चाहिए, जिससे जो है वोट बैंक में परसेंटेज बढ़ सकता है। तो माना यह जा सकता है कि झारखंड में 5वें चरण में जो चुनाव होगा, इसमें एनडीए लगातार जो है अपनी कैंपेनिंग करेगी और पीएम का भी कई ऐसे कार्यक्रम देखने को आपको झारखंड में मिलेगा। रेखा, बहुत बहुत धन्यवाद कुणाल, हमारे साथ जुड़ने के लिए और तमाम जानकारियां देने के लिए। हमारे साथ हमारे सहयोगी श्याम सुंदर भी जो है वो सिवान से जुड़े हुए हैं। एक आखिरी सवाल श्याम सुंदर जी आपसे यही रहेगा कि चुनाव जो है वो 4 चरणों का संपन्न हो चुका है और अब 3 चरण के चुनाव जो हैं वो बाकी है। 20 मई को जो है वो 5वें चरण का चुनाव है। कैसे देखते हैं आप इसे और बिहार की भूमिका को किस तरीके से आप बताना चाहिएगा इसमें? जी, जिस प्रकार चुनाव हो रहा है और मतदाता के प्रतिशत जो कम हो रहा है, ऐसा लग रहा है कि मतदाताओं के बीच में वो दिलचस्प नहीं है जो पिछले वर्ष चुनाव में देखी गई थी। ऐसे जनता की बात किया जाए तो जनता का है कि काम क्या दिन है और धूप भी तेजी से है, जिसके लिए प्रतिशत कम हो रही है, लोग भीड़ नहीं हो रहे हैं। फिर भी बिहार में देखा जाए तो हर जगह कांटे की टक्कर है इंडिया बनाम एनडीए का। और अभी 20 तारीख को चुनाव है, जो कैंपेनिंग दोनों घटक दल कर रहे हैं और सारे लोग अब मतदाताओं को अपने तरफ रुझाने के तरह तरह के हथकंडे अपना रहे हैं। वहां पर देखा जाए तो एनडीए गठबंधन के द्वारा 370 राम मंदिर और 370 जैसी और अनाज मुफ्त और गैस की मुद्दा बताई जा रही है, तो वहीं विपक्ष एनडीए का जो है बेरोजगारी और महंगाई के साथ रोजगार मुद्दा बनाया जा रहा है और इस प्रकार कैंपेनिंग की जा रही है। तो कहीं ना कहीं जो है ये चर्चा आ रही है कि अब चुनाव जो 4 तारीख की मतगणना के बाद होगी
तो क्या होगा ये बताना थोड़ा सा अभी जल्दबाजी जो है नहीं होना चाहिए। और मतदाता अभी तो अपने आप को गोलबंद नहीं कर पा रहे हैं, चुप है। जिस प्रकार रैलियां हो जा रही है, लोग कैंपेनिंग डोर टू डोर करके अपने पक्ष में लुभाने का प्रयास कर, लेकिन मतदाता जो है कुछ बोलने से परहेज कर रहे हैं। वो इनका कहना है मतदाता की जब समय आएगा तो ही हम बताएंगे, लेकिन जिस प्रकार प्रधानमंत्री की रैलियां हो रही है तो इसकी भी कुछ प्रभाव पड़ रहा है और मतदाता कुछ आकर्षित हो रहे हैं एनडीए के प्रति। तो ऐसा लग रहा है कि अभी बिहार में भी रुझान है एनडीए का। बहुत बहुत धन्यवाद श्याम सुंदर हमारे साथ जुड़ने के लिए और तमाम जानकारियां देने के लिए। तो लोकसभा चुनाव को लेकर के जो है वो सभी की नज़र जो है वो फिलहाल बनी हुई है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी आज जो है वो नामांकन दाखिल कर दिया है और ऐसे में अब ये सरगर्मी और भी ज़्यादा जो है वो बढ़ चुकी है। 4 चरणों का चुनाव जो है वो शांतिपूर्ण तरीके से संपन्न हो चुका है और अब 3 चरण के चुनाव जो है वो बाकी हैं और ऐसे में 4 जून को जो है वो काउंटिंग होगी, जिस पर सबकी नज़र बनी हुई है कि आखिर देश का अगला प्रधानमंत्री कौन होगा। तो मेरे साथ चुनावी दंगल में आज के लिए फिलहाल इतना ही। तब तक के लिए आप देखते रहिए लाइव इंडिया हर पल।